एक सुनसान रात जब चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था और हवाएं पुरस्कार सरगोशियां कर रही थीं, तब एक ऐसा नाम लबों पर आया जिसने सदियों से दिलों में खौफ को जगा रखा है, ड्रैकुला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खून आशाम किरदार सिर्फ एक अफसाना नहीं, इस कहानी के पीछे एक हकीकी शख्स की परछाइयाँ छुपी हुई हैं जिसका नाम था व्लाद द एम्परर। एक बेरहम जंगजू, एक शहजादा और एक शायद असली ड्रैकुला। आज हम वक्त के पर्दे को चाक करेंगे और इस दास्तान की तह में झांकेंगे जहां तारीख और अफसाना एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कहानी शुरू होती है हजारों साल पीछे, जब दुनिया को साइंस की रोशनी नहीं मिली थी, जब मौत को आखिरी मंजिल नहीं समझा जाता था और जब इंसान हर खौफ को एक चेहरा दे देता था। वो चेहरा वैम्पायर का भी हो सकता था। कदीम मेसोपोटामिया, जिसे आज हम इराक के नाम से भी जानते हैं, वहाँ के लोगों का अकीदा था कि कुछ रूहें मरने के बाद ज़मीन पर लौटती हैं और इन्हें एकीमो या उतुक्कू कहा जाता है। ऐसी रूहें जो या तो इंसाफ ना पाने की वजह से या गलत तदफीन की वजह से भटकती रहती हैं। इन रूहों का काम लोगों को बीमार करना और उनके घरों में दाखिल होना और ज़िंदगी से तवानाई चूस लेना था। इस वक्त तो इसे जादूगरी या इंतकाम कहा जाता था, मगर अगर आप गौर करें तो ये अलामात आज के वैम्पायर के बहुत करीब थी। यूनान की तहजीब में हमें लामिया का जिक्र मिलता है, एक औरत जिसने अपने बच्चों को खो दिया और गुस्से में वो जिंदा बच्चों का खून पीने लगी। इसी तरह एम्पूसा और स्ट्रेजिस जैसी मखलूकात का जिक्र मिलता है जो रात के वक्त आकर इंसानों पर हमला करती थी। इधर चीन में जिंगशी नामी एक अजीबो गरीब मखलूक का यकीन था जो मरने के बाद वापस आकर लोगों की तवानाई चूसता था। हर तहजीब में मुख्तलिफ नाम, मुख्तलिफ शक्लों और किरदार के साथ मौत के बाद वापसी के लिए एक हस्ती को नाम दिया गया है। अब आते हैं यूरोप की तरफ, जहां वैम्पायर का तस्वुर एक मुकम्मल शक्ल इख्तियार करता है, ख़ास तौर पर मशरकी यूरोप में। रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया और सर्बिया में लोग इस बात पर यकीन रखते थे कि कुछ लोग मरने के बाद दोबारा उठ सकते हैं। उनका जिस्म सड़ता नहीं, उनके नाखून और बाल बढ़ने लगते हैं और ताबूत में से खून भी मिलता है। इन सब बातों ने लोगों के दिलों में ये यकीन बिठा दिया कि ये मुर्दे वापस आते हैं और जिंदों का खून पीते हैं। ये वो दौर था जब ताउन, भूख और बीमारी और जहालत आम थी। लोग मरने वालों को दफनाने से भी डरते थे। कई जगहों पर लाशों के सीने में धाती सलाख मारी जाती थी ताकि वो दोबारा ना उठ सकें। बाज़ औक़ात उनके मुंह में ईंट रख दी जाती थी या उनकी गर्दन पर दरांती रख दी जाती थी ताकि अगर वो हरकत करें तो अपना सर काट लें। लोगों को यकीन था कि ये तमाम तदबीरें इन मुर्दों को कब्र में कैद रखेंगी और वो इन कब्रों से बाहर नहीं निकलेंगे। एक मशहूर मिसाल है पेतार ब्लेगोजियोच की, एक सर्बियन किसान जो अपनी मौत के बाद अपने गांव में लौट आया और उसके ख़ानदान के कई अफराद पुरअसरार तरीके से मरने लगे। जब उसकी लाश कब्र से निकाली गई तो उसके मुंह पर ताज़ा खून मौजूद था। लोगों ने खौफ से उसका सीना छेद दिया और उसकी लाश को जला दिया। ऐसे सैकड़ों वाक़यात यूरोप भर में रिकॉर्ड किए गए। बाज़ मुकामात पर तो इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई जहां तमाम लाशों के सरों को अलग करके दफन किया गया था। माहिरीन आसार कदीमा को इटली, पोलैंड और बुल्गारिया में ऐसी कई लाशें मिली जिनकी तदफीन इस तरह की गई जैसे वो मरने के बाद भी कोई ख़तरा हो माशरे के लिए। लेकिन जब साइंस ने तरक्की की तो बहुत सी हकीकतें सामने आईं। लाश के गलने सड़ने से का अमल बाज़ औक़ात मुख्तलिफ होता है। कभी गैस की वजह से जिस्म फूल जाता है और मुंह से खून का इखराज भी हो सकता है। जिल्द सिकुड़ने से नाखून और बाल बड़े लगते हैं जबकि वो बढ़ते नहीं हैं। ये सब कुदरती जिस्मानी मज़ाहिर थे, मगर इस दौर में ये सब एक शैतानी अमल समझा जाता था। अब आते हैं उस किरदार की तरफ जिसने वैम्पायर को दुनिया भर में मशहूर कर दिया, यानी कि ड्रैकुला।
بریم اسٹوکر نے 1897 میں جب اپنا پہلا ناول ڈریکولا شائع کیا تو یہ محض ایک فکشنل کہانی نہ تھی، اس کا کردار ولید دی ایمپلر پر مبنی تھا، جو کہ ایک سخت گیر رومانیائی حکمران جو دشمنوں کو زمین میں نیزے گھونپ کر مارتا تھا، اور اس کی کہانیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بریم اسٹوکر نے اس ظالم انسان کو ایک ایسے کردار میں بدلا جو نہ صرف لافانی تھا بلکہ دلکش بھی تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ویمپائر کا تصور ایک وحشی درندے سے بدل کر ایک پراسرار، طاقتور اور رومانوی ہستی میں تبدیل ہو گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور فکشن میں ویمپائر کا روپ بدلتا رہا۔ 1922 کی فلم نوسفیراتو میں ایسے ایک بھیانک اور بدصورت مخلوق دکھایا گیا، لیکن جیسے جیسے فلمی دنیا ترقی کرتی گئی، ویمپائر زیادہ پرکشش، انسانی جذبات سے قریب ہوتے گئے۔ انٹرویو ود دا ویمپائر نے ویمپائر کو فلسفیانہ گہرائی بھی دے دی۔ ٹوائلائٹ اور دا ویمپائر ڈائریز جیسی ڈراموں اور فلموں نے نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا کہ ویمپائر خطرناک ضرور ہے مگر دل رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آج ویمپائر صرف ایک خوفناک کہانی نہیں بلکہ ایک مکمل ثقافتی استعارہ ہے۔ وہ لافانی زندگی یعنی کہ امورٹل زندگی کی خواہش، طاقت کی پیاس اور انسانی فطرت کی تاریکی خواہش کی علامت بن چکا ہے۔ لیکن سوال آج بھی باقی ہے، کیا ویمپائر محض کہانی ہے یا پھر ہزاروں سالوں سے انسان جس سائے سے ڈرتا آیا ہے وہ سایہ کہیں اب بھی ہمارے آس پاس ہے؟ شاید وہ تصور ایک کہانی تھا، یا شاید ایک نفسیاتی خوف، یا شاید کچھ ایسا جو ہم آج تک نہیں سمجھ پا رہے۔ تو جب رات کی تنہائی میں کوئی سایہ دکھائی دے، جب گردن پر ٹھنڈی ہوا محسوس ہو، یا جب کوئی اندیکھا وجود نیند میں آ کر چونکا دے، تو یہ مت کہنا کہ میں نے آپ لوگوں کو خبردار نہیں کیا تھا۔ اسی بات کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا اختتام۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔